Hello everyone, this is Kanchan's Commerce once again. Today we are going to study last 2 points of chapter 4 accounting equation. Today's points are first, effects of revenue receipts and payments on accounting equations. Second point, rules of accounting. Let's see explanation. फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है, अब हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, एक्सपेंसेस, सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फिफ्थ, एक्रूड इनकम, सिक्स्थ, अनअर्न्ड इनकम। अब हम इन्हें एक एक कर डिटेल में नीचे समझेंगे। First point, expenses. There are many expenses incurred in business every day like salary, wages, interest, rent, stationery, etc. If these are paid in cash, then cash of business will reduce and capital of business will also reduce. अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमें दिया एक्सपेंसेस, मतलब व्यय, खर्चे। अब बिजनेस में रोज कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, स्टेशनरी और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं और यह सब कैश में चुकाए जाते हैं, पे किए जाते हैं। और जब कैश में इन्हें चुकाया जाता है मतलब कैश कम होता है, बिजनेस का रिड्यूस होता है, और अगर कैश कम होता है मतलब कैपिटल भी बिजनेस की कम होती है। सेकेंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दिस आर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट हैव नॉट बीन paid so far. These do not reduce cash and remain as payable. Due to these expenses, capital decreases because these expenses have been made during the accounting year, but as they are still unpaid, therefore they also appear as liability of the business. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अदत्त व्यय, मतलब खर्चा बाकी है। यह ऐसे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो साल के आखिरी तक बाकी होते हैं, चुका नहीं पाते हैं, और यह कैश को कम नहीं करता है पर कैपिटल इससे कम हो सकती है अगर इसे अकाउंटिंग ईयर में ही, मतलब जिस करंट ईयर के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में अगर चुका दिया जाए, पे कर दिया जाए तो कैपिटल कम हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर, लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। Third point, prepaid expenses. These are expenses which have been paid this year but are related to the next accounting year. Since they have been paid in the cash, thus cash assets reduces and prepaid expenses assets increases in the balance sheet. Prepaid expenses therefore increase one assets prepaid expenses and decrease another assets cash. Insurance premium paid in advance, advance rent, प्रीपेड सैलरीज एक्सेट्रा बिलोंग टू दिस कैटेगरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्वदत्त व्यय, मतलब पहले से जो खर्चा किया है, एडवांस में जो खर्चा किया है उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। यह वह एक्सपेंसेस होते हैं जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं पर करंट ईयर में ही एडवांस में पेमेंट किया जाता है। इसको हम पेड इन एडवांस भी कह सकते हैं। इनसे कैश कम होता है पर यह असेट्स होती है, इसलिए इसे राइट हैंड साइड पर असेट्स में भी लिखा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पर इन्हें शो किया जाता है, असेट साइड पर लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अ बिजनेस रिसीव्स मैनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स. दीज आर recurring in nature and are received by the business every year by regular activities of the business. Examples of such receipts are interest receipt, commission receipt, etc. When such revenues are received, cash of the business increases and it also increases the capital. रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब आगम प्राप्तियाँ, छोटी छोटी अमाउंट में जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अब बिजनेस में रोज कई प्रकार की छोटी छोटी इनकम होती है, छोटी छोटी अमाउंट्स में इनकम होती है, कमाई होती है। बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हर साल होती है उनसे होने वाली कमाई को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, आगम प्राप्तियाँ कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इनसे कैश रिसीव्ड होता है, मतलब नगद प्राप्त होता है, इसलिए कैश भी बढ़ता है और यह प्रॉफिट को भी बढ़ाता है, इसलिए कैपिटल भी बढ़ जाता है इसमें।
Fifth point, accrued income, those incomes which have been earned but have not been received by the business are treated as accrued incomes. Such incomes increases profits, capital on one hand and debtors assets on the other hand. Accrued rent, accrued interest, etc. are examples of such income. Accrued income मतलब उपार्जित आय, ऐसी इनकम जो अर्न तो हो गई है, कमा तो ली है, लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ है, नगद प्राप्त नहीं हुआ है, और इस तरह की इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, मतलब कैपिटल को बढ़ाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ असेट्स को बढ़ाती है, मतलब डेटर्स को बढ़ाती है. एक्रूड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट इस तरह की इनकम है जिनसे एक तरफ तो कैपिटल बढ़ता है और दूसरी तरफ डेटर्स बढ़ते हैं. Sixth point, unearned income. Such incomes are related to next accounting year but have been received in the current year. These incomes increases cash assets, but as business has not earned this income, therefore it is also treated as unearned incomes on the liability side of the balance sheet. Unearned income मतलब अनुपार्जित आय. यह ऐसी इनकम होती है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होती है पर कैश रिसिव्ड हो जाता है करंट ईयर में ही, मतलब अभी इनकम अर्न नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर होगी, पर कैश अभी से ही करंट ईयर में रिसिव्ड हो गया है. इससे कैश तो इंक्रीज होगा, मतलब कैश में ऐड किया जाएगा, पर लायबिलिटी साइड पर भी अनअर्न इनकम की तरह इसे शो किया जाएगा. सेकंड पॉइंट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन के नियम. अब इसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं. फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंट. सेकंड, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट. थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू एन अकाउंट. फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंट. Account is a summarized record of all business transactions at one place relating to a particular item of the transaction. An account not only records the amount of transaction but also the direction of change. All accounts are divided into two sides. The left hand side of an account is called debit side and the right hand side is called credit side. An account is also called as T account because it is similar to alphabet T in English. It is also called ledger account because the book in which these accounts are opened is called ledger. अब यहाँ पर हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे अकाउंट का, मतलब खाते का अर्थ देखेंगे. अकाउंट मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उन्हें एक जगह पर समराइज मैनर पर रिकॉर्ड करना, मतलब लिखने को हम अकाउंट कहते हैं, खाता कहते हैं. इन अकाउंट्स को मतलब खातों को 2 साइड्स में डिवाइड किया जाता है. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है. और इसे टी अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टी अल्फ़ाबेट की तरह बनता है, और यह लेजर अकाउंट भी कहलाता है. इसलिए कहा जाता है कि अकाउंट में ट्रांजैक्शन की न सिर्फ अमाउंट लिखी जाती है बल्कि यह ट्रांजैक्शन की डायरेक्शन को भी चेंज करता है. डेफिनेशन मतलब परिभाषा. अकॉर्डिंग टू कार्टर, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड. अब कार्टर एक राइटर हैं. उनके अनुसार जब किसी एक जगह पर किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या फिर थिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को समराइज्ड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं. अब सेकंड पॉइंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट का फॉर्मेट, टेबल की अकाउंट का टेबल कैसे बनता है. तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है टेबल. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. अब हमने ये जो टेबल बनाया है इसमें हर कॉलम को 2 बार रिपीट किया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पर और एक बार राइट हैंड साइड पर. तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमारे अकाउंट की
टू साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू एन अकाउंट। अब यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए। ए, नेम ऑफ द अकाउंट इज स्टेटेड ऑन द टॉप ऑफ द अकाउंट। अकाउंट के सबसे ऊपर हमें अकाउंट का नाम लिखना है, मतलब कौन सा हम खाता बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। जैसे नमन का खाता, अमित का खाता, तो जिसका भी अकाउंट है उसका हम नाम लिखेंगे। बी, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स नोन एज साइड्स ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब दो भाग में हम इसको बांटेंगे और यह अकाउंट की साइड्स कहलाएगा। सी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाएगी। राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब डी पॉइंट में बता रहे हैं कि अकाउंट की राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड कहलाएगी। ई, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज स्टेटेड इन द डेट कॉलम। अब जो डेट का कॉलम है वो उसमें हम ट्रांजेक्शन की डेट लिखेंगे। एफ, इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ अदर अकाउंट इज स्टेटेड। On debit side prefix to is used and on credit side prefix by is used। अब जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है उसमें हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं और डेबिट साइड पर प्रीफिक्स टू का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड पर प्रीफिक्स बाय का यूज़ करते हैं। जी, द फोलियो ऑफ जर्नल फोलियो कॉलम इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग एंट्री मेड इन जर्नल। अब जो फोलियो वाला कॉलम है, जर्नल फोलियो जिससे हम कहते हैं, वह यह बताता है कि जर्नल में कौन से पेज नंबर पर इसकी एंट्री हुई है। फोर्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को दो पार्ट में यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन टी अकाउंट दिस आर क्लासिफाइड ऑन टू बेस्ड एज अंडर। अब यहाँ पर इन अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड, मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब परंपरागत पद्धति। अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच में भी दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, जिसमें तीन तरह के अकाउंट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इसमें भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते। इसमें पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स बनते हैं। यह तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मतलब यहाँ पर हिंदी में वास्तविक व्यक्तियों के खाते। जब बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स किसी दूसरे पर्सन के साथ होते हैं, मतलब कहने का ये है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अगर वो किसी पर्सन के साथ हुए हैं या फिर किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है या मनी विड्रॉ की है बिजनेस में, तब ऐसे खातों को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे रमन का खाता, पीटर का खाता, अमित का खाता, कपिल का खाता या फिर कैपिटल अकाउंट या फिर ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। जब बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन किसी पर्सन के साथ मतलब व्यक्ति के साथ न होकर किसी इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, ट्रेडिंग फर्म या फिर कंपनियों के साथ होते हैं तो उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। जब बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस या लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें किसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे किसी मजदूर को वेजेस देना बाकी हैं तो वह आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अदद मजदूरी का अकाउंट ओपन होता है उसमें, मतलब अदद मजदूरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस इंग्लिश में कहेंगे उसको, उसका अकाउंट खुलता है और यह अकाउंट मजदूर को रिप्रेजेंट करेगा जिसे वेजेस पे करना अभी बाकी है, मतलब पे नहीं किए, करना अभी बाकी है। और इसके दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स
मतलब अव्यक्तिगत खाते, इसमें किसी पर्सन मतलब व्यक्ति का खाता नहीं खोला जाता। यह दो तरह के होते हैं। फर्स्ट रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते, यह वह अकाउंट होते हैं जिसमें थिंग्स या असेट्स के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब किसी वस्तु या संपत्ति के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। जो थिंग्स बिजनेस में रिसीव्ड होती है उसे डेबिट करते हैं और जो थिंग्स बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। यह टू टाइप्स के होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट्स मतलब मूर्तमान वास्तविक खाते, ऐसी थिंग्स या असेट्स मतलब वस्तुएं या संपत्तियां जिनको देखा जा सके या टच किया जा सके, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स बनते हैं उन्हें टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एक्सेट्रा। अब रियल अकाउंट का सेकंड टाइप है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स मतलब अमूर्तमान वास्तविक खाते, ऐसी थिंग्स या असेट्स मतलब वस्तुएं या संपत्तियां जो दिखाई न देती हों और टच भी न की जा सकती हो, उसे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब बाजार मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट एक्सेट्रा। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स का सेकंड टाइप देखेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स मतलब आय व्यय के खाते या फिर नाम मात्र के खाते, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यह वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें बिजनेस में होने वाले इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस की रिकॉर्डिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है और प्रॉफिट एंड इनकम को क्रेडिट किया जाता है। अब हम इसमें आगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, मतलब परंपरागत पद्धति में अकाउंटिंग में कौन से रूल्स यूज़ होते हैं, नियम यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम समझेंगे। ए पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। बी रियल अकाउंट्स मतलब वास्तविक खाते, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका नियम है कि जो आ रहा है बिजनेस में उसे डेबिट करो और जो जा रहा है बिजनेस में से उसे क्रेडिट करो। सी नॉमिनल अकाउंट्स मतलब नाम मात्र के खाते, अब इसमें जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं मतलब खर्चे और हानियाँ हैं उन्हें डेबिट करो और जितनी भी इनकम और गेंस हैं मतलब लाभ और कमाई है उसे क्रेडिट करो। सेकंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न अप्रोच। अब हम आधुनिक पद्धति में अकाउंटिंग के क्या रूल्स हैं, नियम हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच में अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ए फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जब हमें असेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस की रिकॉर्डिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो तब हम इन रूल्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिटेड। अगर असेट्स इंक्रीज होती है, बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाएगा और अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस आर क्रेडिटेड। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज होता है, बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस डिक्रीज होता है, कम होता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। बी फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज एंड गेंस। अब जब हम लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे तब हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज आर डेबिटेड। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तब क्रेडिट करेंगे और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तब हम उसे डेबिट करेंगे। सेकंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे।
थर्ड, इंक्रीज इन रेवेन्यूज और गेन्स इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यूज और गेन्स इज डेबिटेड। अब जब रेवेन्यूज और गेन्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तब क्रेडिट करेंगे, और जब रेवेन्यूज और गेन्स डिक्रीज होगा, कम होगा, तब डेबिट करेंगे। अब नीचे हमें एक नोट दिया हुआ है, इन ऑल केसेस डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट इज राइट हैंड साइड। किसी भी केस में, किसी भी रूल में हमें लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड ही मानना है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट ही मानना है हर अकाउंट में। Students, I hope you have understood all the points. We will meet in next video with new chapter. Like, share and subscribe my channel. Thank you.